हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, फिट होगे, फाइन होगे और जहां होगे स्वस्थ होगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग राजस्थान के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज जो हम लोग 71 से लेके क्वेश्चन नंबर 130 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ आप अपना स्कोर चेक करते रहना, आप कितना क्वेश्चन कर रहे हो, कितने नहीं कर पा रहे हो, और जो भी क्वेश्चन डाउट में होंगे या फिर जो क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे तो प्लीज़ को जाके थ्योरी पार्ट में पढ़ना। जब उसकी थ्योरी क्लियर होगी तब आप उसको सॉल्व करना, तो आपसे ज़रूर बन जाएंगे। और इसीलिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए, बट थ्योरी जरूर पढ़िए, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में अलग ही मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 71 है, जिसमें पूछा गया फिलोसफर नोन एज फादर ऑफ द फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म, जो हमारे दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है। तो आपको बताना है आदर्शवाद के हमारे जन्मदाता कौन है। तो दोस्तों, आदर्शवाद के जो हमारे जन्मदाता है वो प्लेटो है। ठीक है, जो यहाँ का राइट ऑप्शन होता है, आंसर सी होता है। और इसी पेपर में आया था प्रकृतिवाद के जन्मदाता कौन है। तो दोस्तों, प्रकृतिवाद के जो हमारे जो जन्मदाता है वो रूसो है। और अगर पूछता है यथार्थवाद के जन्मदाता कौन है, तो यथार्थवाद के हमारे अरस्तु हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है हु वॉज द राइटर ऑफ इलियड एंड ओडिसी। तो इलियड व ओडिसी के रचयिता थे कौन था? प्लेटो थे, होमर थे, सुकरात थे या अरस्तु थे? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे इलियड और ओडिसी के जो रचयिता थे वो हमारे होमर थे। ये एक नेत्रहीन कवि थे जिन्होंने होमर महाकाव्य की रचना की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 है व्हेन स्नाइपस वॉज मर्ज्ड विद साई। पूछा गया स्नाइपस का साई में विलय कब हुआ था। मीन्स जो हमारा स्नाइपस इसको कब साई में मर्ज किया गया था, मिलाया गया था। तो जो इसका राइट आंसर क्या है बताना है। ऑप्शन ए है आपके पास 1984, ऑप्शन बी है 1987, ऑप्शन सी है 1982, ऑप्शन नंबर डी है 1985। तो दोस्तों, जो हमारा स्नाइपस का साई में विलय हुआ था वो 1987 में 1987 में हुआ था। और जो दोस्तों स्नाइपस का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जितने भी हमारे साई का, स्नाइपस का, NSNIS का, इन सब के फुल फॉर्म भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, जो स्नाइपस का फुल फॉर्म है वो है सोसाइटी फॉर नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ओके, और साइन का क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फुल फॉर्म भी साथ में याद करना और इसका गठन कब हुआ ये भी याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ LCPE ग्वालियर। तो जो हमारा LCPE ग्वालियर मीन्स जो हमारा ग्वालियर में LNIPE है, जिसका फुल फॉर्म है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसका जो गठन है दोस्तों 1957 में हुआ था। ठीक है, 1957 में हुआ था। और इसके जो पहले प्राचार्य थे वो हमारे PM जोसेफ थे। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, इससे लिखा नहीं है मैंने, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो 1957 में हुआ था इसका जो गठन था, और इसके जो संस्थापक थे वो PM जोसेफ थे। ठीक है, और ये हमारा क्या था ये एक शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कॉलेज था। ठीक है, शारीरिक शिक्षण संस्थान था ग्वालियर में, जो कि है ग्वालियर मीन्स मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर हमारा है 75 पूछा गया दोस्तों YMCA मीन्स व्हेन वाज YMCA फॉर्म्ड। तो YMCA का स्थापना कब हुई है पूछा गया है। तो YMCA जैसा कि आप सभी जानते हैं, YMCA हमारे जो शारीरिक शिक्षा का सबसे पहला क्या कहते हैं प्रशिक्षण महाविद्यालय है, जिसका फुल फॉर्म है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जो कि हमारे चेन्नई में है। और इसका जो स्थापना है वो 1920 में हुई है दोस्तों। और इसके जो कौन है हमारे संस्थापक प्राचार्य थे वो कौन थे? हमारे श्री हैरी क्रो बक थे, मीन्स जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं HC बक। के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, इसलिए याद कर लीजिएगा इसको ध्यान से। तो हमारे HC बक हैं। ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 76 है। 76 में पूछा गया है डिडास्केलियम। जी हाँ, जो हमारा डिडास्केलियम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। तो जो डिडास्केलियम प्राचीन यूनान में किस लिए प्रसिद्ध था आपको बताना है। व्हाट वाज डिडास्केलियम फेमस फॉर इन द एंशिएंट ग्रीस? इट वाज अ म्यूजिक स्कूल, ऑप्शन बी है इट वाज अ स्टेडियम, ऑप्शन सी है इट वाज अ रेसलिंग स्कूल, ऑप्शन डी है इट वाज अ स्विमिंग पूल। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होता है वो ऑप्शन ए होता है यहाँ पे राइट, क्योंकि ये जो डिडास्केलियम था वो हमारे क्या था, इट वाज अ म्यूजिक स्कूल, एक संगीत विद्यालय के रूप में था। क्वेश्चन नंबर 77 है राजकुमारी अमृत कौर वॉज आउटस्टैंडिंग प्लेयर ऑफ विच गेम। तो राजकुमारी अमृत कौर जो है वो हमारी किसकी प्लेयर है पूछा गया है, वो हमारी टेनिस की प्लेयर है। ठीक है, किसकी है? टेनिस की प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा विच पीरियड नोन एज वैदिक पीरियड इन एनिशिएंट इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलने से पहले 77 के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जो राजकुमारी अमृत कौर से एक और क्वेश्चन हमारा आता है कि राजकुमारी अमृत कौर जो है इस स्कीम को कब मतलब बंद कर दिया गया था, या फिर इसको जो है किसमें साई में जो हमारा है उसमें कब विलय कर दिया गया था। तो दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। तो जैसा कि आपको एक क्वेश्चन पता चल गया, राजकुमारी अमृत कौर किस खेल से संबंधित थी, वो हमारे टेनिस से संबंधित है, टेनिस की प्लेयर थी राजकुमारी अमृत कौर। और राजकुमारी अमृत कौर स्कीम जो कब से स्टार्ट हुई है, ये भी क्वेश्चन आता है। दोस्तों जो राजकुमारी अमृत कौर स्कीम है वो हमारी 1953 से स्टार्ट हुई है, ठीक है, 1953 में स्टार्ट हुई है। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि राजकुमारी अमृत कौर जो है वो जो है कब बंद हुई है। तो दोस्तों 1961 में इस स्कीम को बंद कर दिया गया था, और इसको जो है बंद करने के बाद जो हमारा NSNIS है, मिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला पंजाब में मिक्स कर दिया गया था। तो इतने क्वेश्चन हमारे राजकुमारी अमृत कौर से आते हैं। ध्यान में रखिएगा कि राजकुमारी अमृत कौर की स्कीम से रिलेटेड है, टेनिस से है। राजकुमारी अमृत कौर स्कीम की जो है कब स्टार्ट हुआ, 1953 में हुआ। राजकुमारी अमृत कौर स्कीम को कब बंद करके NSNIS में मिलाया गया, तो 1961 में किया गया था। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। विच पीरियड नोन एज वैदिक पीरियड इन एनिशियंट इंडिया। तो हमें बताना है कौन सा काल प्राचीन भारतवर्ष में वैदिक काल माना गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। नेट के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें पूरे जो हमारे जितने भी काल है ना उनको देते हैं और मैच मेकिंग के लिए दे देते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल क्लियर अच्छे से पढ़ लेना इसके बारे में। तो जो हमारा वैदिक काल का टाइम होता है 2500 से 600 BC माना जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, हु स्टार्टेड टर्न वेरियन मूवमेंट इन जर्मनी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो टर्न वेरियन मूवमेंट है दोस्तों, उसको हमारे लुडविग जॉन ने स्टार्ट किया था, ठीक है, लुडविग जॉन ने स्टार्ट किया था। इसी में हमारे टर्न वेरियन और एक और वर्ड आता है दोस्तों, टर्न प्लाज आता है। तो टर्न प्लाज और टर्न वेरियन दोनों अलग अलग है। टर्न वेरियन एक मूवमेंट था और टर्न प्लाज क्या था, एक व्यायामशाला थी। तो मतलब कहते हैं कि आयताकार मैदान बनाया था व्यायाम करने के लिए, तो उसको टर्न प्लाज नाम दिया था। और बाद में उस टर्न प्लाज को उन्होंने टर्नर नाम भी दिया है। टर्नर आता है तो याद रखना, टर्नर जो है टर्न प्लाज का ही नाम है और ये एक व्यायामशाला है, ठीक है। और हमारे जो ये हमारे लुडविग जॉन है, इनकी किताब भी है जिन्होंने 1816 में लिखा हुआ, जिसका नाम है जर्मन जिम्नास्टिक, ठीक है। उस बुक का नाम क्या है, जर्मन जिम्नास्टिक है। तो ये हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है, सॉरी 80 है हमारा। पूछा गया एशियाड आंदोलन की कल्पना किसने की है। दोस्तों जो एशियाड मीन्स जो पूछा गया है, हु कंसीव्ड द एशियाड मूवमेंट। तो इसके बारे में जो कल्पना की थी हमारे प्रोफेसर GD सोंधी ने की थी, ठीक है। किसने की थी, प्रोफेसर GD सोंधी ने किया था कल्पना एशियाड खेलों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है। यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड हैज़ द फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे मीन्स पूछा गया वृद्धि को निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है, जो हमारी ग्रोथ होती है। पूछा गया किस टाइम पे, कौन से जो पीरियड में सबसे अधिक ग्रोथ करती है। तो वो हमारे शैशव काल में करती है, बाल्यावस्था में करती है, तरुणावस्था में करती है, किशोरावस्था में करती है। तो दोस्तों जो हमारी ग्रोथ होती है ना, वो सबसे अधिक हमारी शैशव काल मीन्स इन्फेंसी जो होती है वहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 है, विच इज़ नॉट क्रेस्मर बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन। जी हाँ, यहाँ पे जो हमारे बॉडी क्लासिफिकेशन उनके बारे में पूछा गया है कि इनमें से हमारा क्रेस्मर का बॉडी क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है, नहीं है, ध्यान में रखना। तो दोस्तों पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, ये तीनों जो होते हैं ये हमारे क्रेस्मर के बॉडी क्लासिफिकेशन है। बट ये जो कॉलरिक है ये नहीं है। ये किसके हैं, ये हिप्पोक्रेट्स के हैं। हिप्पोक्रेट्स ने दिया था कॉलरिक मीन्स काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले, सैनगोनिक, ये इन्होंने जो दिए थे, तो ये हमारे हिप्पोक्रेट्स का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83 है, हु वॉज द फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। जी हाँ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के पितामह पूछे गए हैं। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के पितामह कौन है आपको बताना है। तो इसके जो राइट आंसर है कॉलमैन ग्रिफिथ जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फादर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, मीनिंग ऑफ साइको इज। तो साइको का अर्थ पूछा गया है। साइको का अर्थ जैसा कि आप सभी जानते हैं शाओल होता है, मीन्स आत्मा होती है। साइको मीन्स आत्मा होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 85 में पूछा गया है दोस्तों, हु इन्वेंटेड द लॉ ऑफ लर्निंग। तो जो हमारे सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की थी। तो जैसा आपको पता है जो हमारे लर्निंग जो लॉ ऑफ लर्निंग है उसकी जो खोज है सबसे पहले थार्नाडाइक ने की थी। इन्होंने 8 नियम दिए थे जिनमें 3 क्या थे, मेन थे, और 5 जो है गौड़ नियम थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है,
86 में पूछा गया दोस्तों, सिगमंड फ्रायड इज कंसीडर्ड टू बी फादर ऑफ, मीन्स जो हमारे सिगमंड फ्रायड है किसके जनक माने जाते हैं, बताना है आपको। प्रेरणा के सिद्धांत के माने जाते हैं, या फिर संबद्धता के सिद्धांत के माने जाते हैं, या मनोविश्लेषण सिद्धांत के माने जाते हैं, या समानता के सिद्धांत के माने जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हमारे जो ये सिगमंड फ्रायड जी हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, किसके फादर कहलाते हैं, वो हमारे थ्योरी ऑफ साइको एनालिटिक, मीन्स जो हमारी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हैं, तो उसके क्या कहलाते हैं, उसके ये फादर कहलाते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ साइको एनालिटिक। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि जो हमारे साइको एनालिटिक के फादर कौन है, तो ये हमारे कौन है, सिगमंड फ्रायड है। इन्होंने मन का विश्लेषण किया, ठीक है। मन का विश्लेषण क्वेश्चन आता है कि मन का विश्लेषण किसने किया है, सिगमंड फ्रायड ने किया है, ठीक है। साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी है, तो साइको एनालिटिक थ्योरी हमारे सिगमंड फ्रायड ने दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है नेक्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 87 में, मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है। तो क्या पूछा गया, उद्देश्यात्मक विधि पूछा गया। किसमें पूछा गया, साइकोलॉजी में पूछा गया है कि इन साइकोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव इन साइकोलॉजी। तो क्या है दोस्तों, इसमें जो मेथड पूछा गया है कि हमारे जो साइकोलॉजी में, जो मनोविज्ञान में है, सबसे अधिक जो उद्देश्यात्मक विधि कौन सी है, केस स्टडी है, या हमारा आत्मनिरीक्षण है, या हमारा अवलोकन है, या फिर प्रयोगात्मक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है, प्रयोगात्मक जो मेथड होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है हमारे साइकोलॉजी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 है, उसमें पूछा गया है डेफिनेशन है कि बताना है आपको डेफिनेशन किसने दी है। तो जो परिभाषा है वो पूछा गया है कि मनोविज्ञान मनुष्य एवं अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी है, ये किसकी डेफिनेशन है, तो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे किसकी बात की गई है, हमने डेफिनेशन याद करने की, जैसा कि आपको मेथड बताया कैसे याद करना है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया है, प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल अकॉर्डिंग इट, मीन्स बिहेवियर ऑफ मेंटल प्रोसेस की बात की गई है। तो बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की बात हमारे क्रुक्स और स्टेन ने की है। तो राइट आंसर 88 का ए होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 89 है, ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण होता है, मीन्स नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने, कुछ ना सीखना, बाएं हाथ से सीखना, गलत कौशल सीखना, या सीखने में बाधा। तो दोस्तों नेगेटिव ट्रांसफर क्या होता है, सीखने में बाधा होती है, मीन्स अब जो हमारा कोई काम करने में अगर मुझे बाधा हो रही है तो वो हमारी नेगेटिव ट्रांसफर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन है, मीन्स द मेन फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनालिटी, जो हमारे पर्सनालिटी को, जो हमारे व्यक्तित्व को जो प्रभावित करता है, वो पूछा गया वो फैक्टर क्या है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट वो फैक्टर हमारा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है, जो हमारी जो व्यक्तित्व को क्या करता है, इफेक्ट करता है, अफेक्टिंग डालता है, इफेक्ट करता है, मीन्स फैक्टर अफेक्टिंग है हमारे पर्सनालिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 में पूछा गया है दोस्तों कि शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क क्या है, मीन्स द मोस्ट इफेक्टिव पीपल रिएक्शन इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इज। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए ऑप्शन है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, नेक्स्ट है एक्टिविटी एग्जीबिशन, सी ऑप्शन है स्पोर्ट्स कंपटीशन, डी ऑप्शन है टेलीविजन प्रोग्राम। तो जैसा कि आपको पता है, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स कंपटीशन सबसे बेस्ट होता है फिजिकल एजुकेशन के लिए, ठीक है। एक मतलब प्रभावी जो जनसंपर्क बनाने के लिए शारीरिक शिक्षा में खेल सबसे अच्छा तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है, पिरामिड टूर्नामेंट इज रिलेटेड टू, जो हमारा पिरामिड प्रतियोगिता है वो किसके अंतर्गत आता है, आपको बताना है। लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत आता है, नॉकआउट प्रतियोगिता के अंतर्गत आता है, चैलेंज प्रतियोगिता के अंतर्गत आता है, कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों जो हमारा ये पिरामिड टूर्नामेंट है वो किसके अंतर्गत आता है, आपको बताना है। तो दोस्तों ये हमारा आता है चैलेंज टूर्नामेंट, मीन्स चैलेंज टूर्नामेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 93 है, द प्राइमरी फोकस ऑफ सुपरविजन मस्ट ऑलवेज बी द, मीन्स पूछा गया है कि जो पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए, अगर एक सुपरविजन कर रहे हैं हम लोग तो हमारा जो फोकस है किस पे होना चाहिए, उपकरणों के प्रबंध पर होना चाहिए, या रिकॉर्ड्स के रख रखाव पर होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम में होना चाहिए, या सीखने की स्थिति के सुधार में होना चाहिए। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, जो सुपरविजन है दोस्तों, किस पे होना चाहिए, सीखने की
स्थिति में सुधार मीन्स इम्प्रूविंग लर्निंग सिचुएशन पे होना चाहिए। राइट आंसर ए होता है। क्वेश्चन नंबर 94 है द मोस्ट आइडियल फॉर्मेशन ऑफ टीचिंग स्किल। तो टीचिंग स्किल का सबसे अच्छा बनावट मीन्स रचना क्या है शारीरिक शिक्षा में। अगर हम लोग शिक्षण कौशल के लिए सबसे अच्छा आदर्श बनावट रचना क्या है पूछा गया है। तो अगर हम लोग मानिए शिक्षण दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो आप बच्चों को कैसे खड़े करोगे? एकल लाइन में, सिंगल लाइन में खड़ा कर दोगे कि एक पंक्ति बना के खड़ा करोगे, सेमी सर्कल बनाओगे, सर्किल बनाओगे? तो दोस्तों सबसे बेस्ट जो होता है वो सेमी सर्किल होता है मीन्स अर्धवृत्ताकार जो होता है वो हमारी टीचिंग स्किल के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मेशन होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है। तो दोस्तों 95 में पूछा गया है कि जो हमारी टूर्नामेंट है मतलब हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इन लोअर हाफ व्हेन टीम्स आर 11 इन नॉक आउट टूर्नामेंट। मीन्स अगर नॉक आउट टूर्नामेंट में हमारी 11 टीमें हैं और 11 टीमों को हम लोग क्या कर रहे हैं बाई देना है, तो नीचे वाले मीन्स लोअर साइड में हम लोग कितनी बाई देंगे? तो ऑप्शन आपके सामने 3 बाई देंगे, 2 बाई देंगे, 4 बाई देंगे या फिर हम लोग 5 बाई देंगे। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होता है वो आपने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर दोस्तों जो है वो ऑप्शन नंबर ए है मीन्स 3 बाइज देंगे। ओके, ऑप्शन बी जो है वो राइट है। ऑप्शन ए जो है वो राइट है मीन्स जो हम 3 बाइयां देंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 96 है। तो 96 में पूछा गया है मास फिजिकल एक्टिविटी क्लासेस आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूज ऑफ। मीन्स जो हमारी शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं किसके उपयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती हैं। जो हमारी मास फिजिकल एक्टिविटी होती है पूछा गया है किसके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या करते हैं संगठित करते हैं मीन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऑप्शन है कमांड मेथड के द्वारा करते हैं या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड द्वारा करते हैं या फिर सम ग्रुप डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड द्वारा करते हैं या फिर डिस्कशन मेथड द्वारा करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है अगर हम लोग मास फिजिकल एक्टिविटी क्लास लेते हैं तो सबसे अच्छा मेथड हमारा कमांड मेथड होता है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 97 है। पूछा गया दोस्तों व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैचेस इन लीग टूर्नामेंट। तो लीग टूर्नामेंट का दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया कि लीग टूर्नामेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों 97 का क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट होता है क्योंकि n(-1/2) जो होता है ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, लीग टूर्नामेंट का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 98 में पूछा गया है संगठन का आवश्यक सिद्धांत है। तो दोस्तों जो हमारे संगठन का जो हमारे मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का पूछा गया प्रिंसिपल क्या है, एसेंशियल प्रिंसिपल क्या है। तो क्या है धन कमाना है या संगठन का नाम और वह ढांचा है या रोजगार अवसर है या फिर विभागीय है। तो दोस्तों जो संगठन है मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो प्रिंसिपल है तो वो क्या है विभागीय है। ओके, ऑप्शन सी राइट होता है। ये क्वेश्चन 99 यहाँ पे डाउट में था, इसको आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा एक वक्तव्य जिसमें कि शिक्षार्थी अध्यापक के निर्देशन के सामान्य और विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करता है क्या कहलाता है। तो पूछा गया है मतलब कि जो हमारा एक स्टेटमेंट है इसमें अ स्टेटमेंट ऑफ जर्नल एंड स्पेसिफिक गोल अटेंड बाय द लर्नर अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर इज कॉल्ड। तो अगर हम लोग टीचर के अंडर में रहते हुए एक्टिविटी कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, कि स्टूडेंट क्लास ले रहा है, वो क्लास सामान्य और विशिष्ट दोनों है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है शिक्षा की बाह्य रेखा बोलेंगे मीन्स टीचिंग आउटलाइन बोलेंगे। ऑप्शन बी है शिक्षा दर्शन बोलेंगे मीन्स टीचिंग फिलॉसफी बोलेंगे। ऑप्शन सी है लेसन प्लान बोलेंगे मीन्स पाठ योजना बोलेंगे। ऑप्शन डी है असाइनमेंट बोलेंगे मीन्स कार्यभार बोलेंगे। तो जैसा आप समझ गए होंगे तो ये हमारा लेसन प्लान कहलाएगा, पाठ योजना। जैसा कि हम लोगों ने पाठ योजना ली अपने टीचर के उसमें रह के, तो पाठ योजना जो हमारे लेसन प्लान होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक सामान्य होता है, एक विशिष्ट होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होता है 100 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 101 है हमारा प्रतिक्रिया योग्यता और त्वरण योग्यता इस रूप में है मीन्स रिएक्शन एबिलिटी एंड एक्सलेशन एबिलिटी आर द फॉर्म्स ऑफ। तो किस रूप में है दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में है, एजिलिटी के रूप में है, सहनशक्ति के रूप में है या गति के रूप में है। तो ये हमारा यहाँ पे गति के रूप में, स्पीड के रूप में है। 101 का ऑप्शन डी जो होता है राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 102 है फार्टलेक प्रशिक्षण विधि विकास में उपयोग होती है। जी हाँ, जो हमारा फार्टलेक ट्रेनिंग
मेथड है वो किसके लिए यूज किया गया, किसके लिए डेवलप किया गया है, क्या डेवलप करते हैं उससे हम लोग, शक्ति डेवलप करते हैं, स्पीड डेवलप करते हैं, इंडोरेंस डेवलप करते हैं या फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं। तो जैसा कि पता है फार्टलेक हमारा इंडोरेंस के लिए है, सहन शक्ति डेवलप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 103 है, पूछा गया है कि विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ अटैक इन हॉकी। तो हॉकी में कौन सा आक्रमण का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है मोबिलिटी, ऑप्शन बी है डेप्थ, ऑप्शन सी है डिले, ऑप्शन डी है विड्थ ऑफ स्पेस। तो राइट आंसर सी होता है डिले, मीन्स विलंब। तो ये आक्रमण का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा गया है एम ऑफ ट्रांजेक्शन पीरियड। ट्रांजेक्शन मीन्स क्या होता है? संक्रमण काल, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया विश्राम मीन्स संक्रमण काल का उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य क्या होता है बताना। ऑप्शन ए है प्रदर्शन में सुधार प्राप्त करना, ऑप्शन बी है सुपर कंपनसेशन प्राप्त करना, ऑप्शन सी है मनोरंजन, ऑप्शन डी है रिकवरी। तो ट्रांजेक्शन का मतलब ही क्या होता है? रिकवरी प्राप्त करना, मीन्स टू गेट रिकवरी। ओके, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 105 है। 105 में कहा गया है, पूछा गया है सर्किट ट्रेनिंग के फादर कौन है? मीन्स हु इन्वेंटेड सर्किट ट्रेनिंग मेथड। तो सर्किट ट्रेनिंग को किसने स्टार्ट किया, इनका नाम बताना है। तो हमारा दोस्तों मॉर्गन एंड एडम्सन ने सर्किट ट्रेनिंग को डेवलप किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 106 है, ताकत को इनमें किसके द्वारा मापा जाता है? जी हाँ, स्ट्रेंथ कैन बी मेजर बाय यूजिंग। तो स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, इसको आपको बताना है। तो दोस्तों स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग डायनामोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टेडियोमीटर का यूज हम लोग हाइट के लिए करते हैं, हाइट मापने के लिए करते हैं। स्किन फोल्ड कैलिपर बॉडी की जो स्किन जो चर्बी होती है उसको मापने के लिए करते हैं। और गोनियोमीटर का यूज क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि जो गोनियोमीटर है इसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 107 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है इनमें से किस खेल घटक में किस इवेंट के अंतराल प्रशिक्षण कम से कम प्रभावित होता है? मीन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट द इंटरवल ट्रेनिंग इज फाउंड लिस्ट इफेक्टिव। तो ऑप्शन है साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, तैराकी, ट्रैक इवेंट्स। दोस्तों ये जो हमारा पूछा गया है कि अंतराल जो हमारा इंटरवल ट्रेनिंग है तो उसमें कौन सा खेल इवेंट है जो कम से कम प्रभावित होता है, तो वो हमारा जिम्नास्टिक है, ठीक है। बी जो होता है राइट आंसर होता है। 108 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत खेलों में उच्च प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, जिसका मुख्य कारण पूछा गया है। ऑप्शन है सरकारी नीति के अभाव के कारण, या फिर उचित खेल मैदानों के अभाव के कारण, या फिर खिलाड़ियों के उचित प्रशिक्षण के अभाव के कारण, या फिर उचित खेल उपकरणों के कारण। तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे, खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण के अभाव के कारण हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। 109 की तरफ चलते हैं। 109 में पूछा गया है कि खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेलकूद प्रतियोगिता के उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। तो ये डेफिनेशन किसने दी है बताना है। ऑप्शन ए हारे ने दिया है, ऑप्शन बी है मिटेवियर ने दिया है, ऑप्शन सी मार्टिन ने दिया, ऑप्शन डी है हरदयाल सिंह ने दिया है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी है, हरदयाल सिंह ने डेफिनेशन दी है। 110 क्वेश्चन में पूछा गया कम प्रतिरोध कार्यभार में अधिकतम तीव्रता का प्रतिशत कितना होना चाहिए? मीन्स इन लो रेसिस्टेंस वर्कलोड द परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी शुड बी। तो कितना परसेंटेज दोस्तों होना चाहिए पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होता है वो होता है हमारा 30 से लेके 50% तक इसका जो परसेंटेज है होना चाहिए। राइट आंसर बी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ चलते हैं। 111 पूछा गया बीसीजी का टीका किसकी रोकथाम के लिए यूज किया जाता है? तो किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों? तपेदिक के लिए, ठीक है। टीबी के लिए बीसीजी का टीका यूज किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 112 है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग एनर्जी। जी हाँ, जो ऊर्जा को मापने की इकाई क्या होती है बताना है। मिलीग्राम, किलोग्राम, कैलोरी, ग्राम। तो दोस्तों ऊर्जा को हम लोग, एनर्जी को हम लोग कैलोरी से मापते मेज़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड। तो जो हमारे जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जोड़ों का अध्ययन हमारा अर्थोलॉजी कहलाता है, मीन्स संधि विज्ञान कहलाता है। और ये क्वेश्चन हमारी यूपी टीजीटी में आया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 140। तो इसमें पूछा गया है
कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो दोस्तों पानी में घुलनशील विटामिन हमारा बी है। बाकी विटामिन ई, ए, के ये हमारे फैट में घुलनशील मीन्स वसा में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 150 है, इसमें पूछा गया है द एनाटॉमिकल नेम ऑफ थाई बोन। तो थाई बोन का एनाटॉमिकल नेम पूछा गया है। फीबुला, तो फीबुला है नहीं, टीबिया भी नहीं है, रेडियस नहीं है, तो राइट आंसर डी है। फीमर जो होता है वो हमारी थाई बोन का क्या होता है? एनाटॉमिकल नेम होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर हमारा 116 है। 116 में पूछा गया द रेड ब्लड सेल्स इज प्रोड्यूस्ड इन द मीन्स जो हमारी लाल रुधिर कणिकाएं उत्पन्न होती हैं, कहाँ उत्पन्न होती है? बोन मैरो में, हार्ट में, लीवर में, स्पाइनल कॉर्ड में। तो दोस्तों जो हमारी बोन मैरो होती है वो हमारी अस्थि मज्जा मीन्स बोन मैरो में इनका निर्माण होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है नेफ्रॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मीन्स जो नेफ्रॉन सूक्ष्म संरचना है किसकी है? लंग्स की, हार्ट की, किडनी की, लीवर की। तो ये हमारी किडनी की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई ब्लड शुगर लेवल इज कंट्रोल्ड बाय मीन्स जो हमारा उच्च रक्त शर्करा होता है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ग्लूकोज के द्वारा, या फिर थायरॉक्सिन के द्वारा, या फिर इंसुलिन के द्वारा, या फिर एड्रेनल के द्वारा। तो दोस्तों हाई ब्लड शुगर जो हमारा इंसुलिन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 है व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट आर वॉलंटरी मसल। जी हाँ, यहाँ पे वॉलंटरी मसल का वेट पूछा है, ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंटेज होता है। तो जैसा कि आपको पता है हमारी जो वॉलंटरी जो मसल्स होती हैं उनका जो वेट होता है हमारी बॉडी में वो कितना होता है? 40% होता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर हमारा 120 है। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा गया कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है मीन्स द एक्टिव साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल्स ऑफ। तो क्या है? ऑप्शन है आपके सामने ना, न्यूक्लियस ऑप्शन बी है, क्रोमोसोम्स ऑप्शन सी है, माइक्रोकाइंड्रिया ऑप्शन डी है, गोल्गी अपार्टस। तो राइट आंसर जैसा कि समझ गए होंगे माइक्रोकाइंड्रिया जो है एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती है। और ये क्वेश्चन घुमा दिया गया, नहीं सिंपली आता है कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? तो माइक्रोकाइंड्रिया कहते हैं। और कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान हमारा क्या है? माइक्रोकाइंड्रिया है, ठीक है। 121 का क्वेश्चन की 121 क्वेश्चन की तरफ चलते। लार्जेस्ट मसल इज मीन्स बड़ी मांसपेशी पूछा गया है। बड़ी मांसपेशी कौन सी है बताना है आपको। हैमस्ट्रिंग है, या फिर लेटिमस डॉर्सी है, या फिर ग्लूटियस मैक्सिमस है, सार्टोरियस है। जैसा कि आपको पता है हमारी जो लॉन्गेस्ट मसल है वो हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस है, ठीक है। 121 का राइट आंसर जो होता है वो सी होता है। क्वेश्चन नंबर 122 है व्हाट इज एन एथलीट हार्ट। तो एथलीट हार्ट के बारे में पूछा गया जी, जो हमारी एथलीट हार्ट है वो क्या है? तो दोस्तों यह जो है जो एथलीट हार्ट है इट इज़ अ हाइपरट्रॉपिक कंडीशन, मतलब ये जो है हाइपरट्रॉपिक कंडीशन स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 123 है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट ओनली अ प्रोटीन मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा तत्व केवल प्रोटीन में उपस्थित होता है आपको बताना है। तो जो प्रोटीन में दोस्तों उपस्थित होता है वो हमारा नाइट्रोजन होता है, जो प्रोटीन में क्या होता है? अवेलेबल होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ चलते हैं। 124 में पूछा गया है, डेफिनेशन पूछी गई है स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कूल व दूसरे बच्चों पर जुड़ी हुई उन सारे अनुभवों का निचोड़ जो कि एक व्यक्ति, समुदाय व समाज के स्वास्थ्य में जुड़ी आदतों, अभिवृत्तियों और ज्ञान पर सुखद प्रभाव डालती है। किसने इसे परिभाषित किया है? मीन्स हेल्थ एजुकेशन इज द सम ऑफ ऑल दोज एक्सपीरियंस इन स्कूल एंड elsewhere that the favorably influence habits, attitudes and knowledge relate to individual, community and the social health who defined। तो किसकी बात की गई है यहाँ पे? तो दोस्तों किसकी बात की गई है ये देखना, यहाँ पे जो है कि इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड सोशल हेल्थ के बारे में बात की गई है। तो ये डेफिनेशन पूछा गया किसने दिया है? तो जैसा कि आपको पता है जो हमारी ये डेफिनेशन है वो हमारे थॉमस वुड ने दी है। जी हाँ, थॉमस वुड ने इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड सोशल हेल्थ की बात कही हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 125 है। तो 125 में पूछा गया है विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है पूछा गया है। तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से हमारा क्वाशरक रोग होता है मीन्स, ठीक है, क्वाशरक रोग होता है। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। और जो हमारा स्कर्वी है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वाइटल कैपेसिटी मेजर्ड बाय, जी हाँ यहाँ पे आया जो हमारी वाइटल कैपेसिटी में जो जैव धारिता होती है उसको कैसे मेजर करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, इलेक्ट्रोमीटर द्वारा, थर्मोमीटर द्वारा, गोनियोमीटर द्वारा या स्पाइरोमीटर द्वारा। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि 126 का राइट आंसर डी होता है, जो कि हमारा वाइटल कैपेसिटी मेजर करने के लिए हम लोग स्पाइरोमीटर का यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 127 है दोस्तों। 127 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 127 पूछा गया द स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड, जी हाँ यहाँ पे मांसपेशियों के अध्ययन क्या कहलाता है पूछा गया है। और इससे पहले हम लोगों ने किसका अध्ययन पूछा था कि जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जोड़ों का अध्ययन हमारा ऑर्थोलॉजी कहलाता है और मांसपेशियों का अध्ययन हमारा मायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मांसपेशी मायोलॉजी, ठीक है, तो ये हमारा मायोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 128 है। 128 में पूछा गया है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन का, जो हमारा आयोडीन की कमी के कारण जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है। ग्वाइटर होता है, रिकेट्स होता है या फिर स्कर्वी होता है, बेरी होता है। तो दोस्तों जो हमारा आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग होता है, मीन्स ग्वाइटर रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 में पूछा गया है एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये क्या पूछा गया है, ऊर्जा परिवर्तन, मीन्स एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है। तो एनर्जी की बात कौन करता है, एटीपी करता है। राइट आंसर सी होगा। एटीपी जो है एटीपी इंस्टेंट एनर्जी देता है और इसकी जो संख्या होती है वो 38 होती है। ठीक है, क्वेश्चन में आता है एटीपी की संख्या कितनी होती है एटीपी अणुओं की, तो 38 होती है, 38 होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा डिप्थीरिया डिजीज इज रिलेटेड टू द, जो हमारे डिप्थीरिया रोग है उसका संबंध किससे है, लंग से है, थ्रॉट से है, लीवर से, ब्रेन से है। तो जो डिप्थीरिया दोस्तों है उसका संबंध हमारे कंठ से, मीन्स थ्रॉट से है। और इसकी जांच के लिए हम लोग सिक टेस्ट करते हैं, SICK इसका टेस्ट होता है। तो दोस्तों होप आप सभी लोगों ने क्वेश्चन किए हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये क्वेश्चन सीरीज़ यहीं पर कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज़ हम लोग अगले पार्ट में लेके आएंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो यार वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।